अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑफ़र और इनविटेशन टू ऑफ़र में क्या डिफ़रेंस है। इससे पहले हमने पढ़ा है कि ऑफ़र जो होती है वो ये है कि एक बंदा जब दूसरे पार्टी को अपनी विलिंगनेस शो कराता है कुछ काम करने या ना करने की, ताकि सामने वाला उसे अपना अप्रूवल दे दे इस मकसद से। तो इसे हमने ऑफ़र पढ़ा था। ये ऑफ़र एक बायर भी दे सकता है या सेलर भी दे सकता है। मतलब जो ऑफ़रर है, जो ऑफ़र देने वाला बंदा है, वो सेलर भी हो सकता है कि आप ये मेरी चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, या बायर भी हो सकता है कि क्या आप मुझे ये चीज़ बेचना चाहते हैं। ठीक है। जबकि इनविटेशन टू ऑफ़र बिल्कुल डिफरेंट है इससे। ऑफ़र में जो ऑफ़रर का मकसद ये होता है कि जो ऑफ़र दे रहा होता है कि सामने वाला उसे बस एक्सेप्ट कर ले, यही उसका मकसद होता है, और एक्सेप्ट करते ही हम कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएं। जबकि इनविटेशन टू ऑफ़र इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो हम ये इसमें पढ़ लेते हैं ताकि हमें अच्छा समझ आए। An offer and invitation to offer are two different terms which must not be confused with one another. An offer is a proposal, while an invitation to offer or treat is an inviting someone to make a proposal. ऑफ़र जो होती है वो सिंपली ऑफ़र है, प्रपोज़ल है, ठीक है, जिसमें हम सामने वाली पार्टी को फ़ाइनल विलिंगनेस शो करा रहे होते हैं ताकि वो एक्सेप्ट करे और हम कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएं। जबकि इनविटेशन टू ऑफ़र, या जिसे इनविटेशन टू ट्रीट भी कहा जाता है, उसमें ऑफ़र जो जिसे कहा जाएगा, या जो बंदा इनविटेशन दे रहा है, उसकी सिर्फ ये इंटेंशन होती है, वो इनविटेशन इसलिए दूसरी पार्टी को दे रहा होता है कि दूसरी पार्टी आए उसके पास और ऑफ़र्स दे। ये मेन डिफरेंस है। ऑफ़र में तो ऑफ़र डायरेक्ट ऑफरी को ऑफ़र दे रहा है और वो एक्सेप्ट कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। उनकी इंटेंशन एक्सेप्टेंस की होती है यहाँ पर। लेकिन जो इनविटेशन टू ऑफ़र है, उसमें जो फर्स्ट पार्टी है वो दूसरी पार्टी को बल्कि इनवाइट कर रही होती है कि आप हमारे पास आएँ और हमें ऑफ़र्स दें। इसका मतलब जो जिसे इनवाइट कर रहा है वो बल्कि ऑफ़रर है, और जो इनवाइट कर रहा है वो ऑफरी है। यहाँ पर उस पर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो एक्सेप्ट करे या चाहे तो उसे रिजेक्ट कर दे जो ऑफ़र उसके पास आई है। इसमें ये है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, एन इन्विटेशन टू ऑफ़र इज़ एन एक्ट विच लीड्स टू द ऑफ़र। इसका मतलब ऑफ़र तो सिंपली एक ऑफ़र है कि एक बंदा दूसरी पार्टी को ऑफ़र दे रहा है और सामने वाला उसे एक्सेप्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं। जबकि इनविटेशन टू ऑफ़र में इनविटेशन दिया जाता है जो कि ऑफ़र दी जाए, और जब ऑफ़र आती है तो वो ऑफ़र कहलाएगी। जब इनविटेशन दिया जा रहा होता है उसे ऑफ़र नहीं कहेंगे। वो सिंपली एक इनविटेशन एक पार्टी दूसरी पार्टी को देती है कि आप हमारे पास आएँ और हमें ऑफ़र्स दें। तो ये मेन डिफरेंस है इसमें। जैसे एग्जांपल इन्होंने लिखी है, मेन्यू कार्ड ऑफ रेस्टोरेंट शोइंग द प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स। जैसे कि हम मेन्यू कार्ड उठाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, एक मेन्यू कार्ड होता है, उसमें बहुत सारे फूड्स होते हैं, उसकी प्राइसेस लिखी हुई होती हैं। तो ये भी हमारे पास इनविटेशन टू ऑफ़र है। किस तरह कि उसकी सारी प्राइसेस लिखी हुई होती हैं हमारे पास। रेस्टोरेंट हमें इनविटेशन दे रहा है कि हमें जो भी उन्हें ऑफ़र देनी है वो हम दे दें। जैसे कि हमें कोई उसमें प्राइसेस हैं, टिक्का बिरयानी लिखी है तो उसकी क्या प्राइस है, सिंपल है तो उसकी क्या प्राइस है। तो हम जो भी हमें खानी है हम उन्हें जाकर ही बताएंगे कि आप हमें, जो आपने हमें इनविटेशन दिया था, इतनी सारी रेसिपी जो फूड आइटम्स थे उनकी प्राइसेस थी, इसमें से मुझे ये वाला चाहिए। मैं उसे ऑफ़र देती हूँ कि क्या आप मुझे ये देंगे मैं रेस्टोरेंट को जाकर बाद में। इससे पहले मुझे क्या मिला, जो उसका जो मेन्यू कार्ड था उसकी सूरत में। इसका मतलब मुझे इनविटेशन दिया गया कि मैं उसे कोई भी जो मुझे पसंद है उसे सिलेक्ट करके सामने वाली पार्टी को ऑफ़र दे दूँ, ठीक है। इसकी एग्जांपल एक तरह से ये भी हो सकती है कि जो विंडो शॉपिंग होती है उसमें यही होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें या जो भी गुड्स वगैरह होते हैं किसी शॉप के, वो सामने लगे हुए होते हैं, हम पसंद करते हैं और प्राइस टैग भी साथ ही होता है। हम पसंद करते हैं, हमें जो भी पसंद आ जाए हम शॉपकीपर के पास जाके बोलते हैं भाई ये आप हमें चीज़ देंगे। तो वो जो पहले हमें एज अ डिस्प्ले था, वो इनविटेशन दिया गया था कि हम आकर उन्हें ऑफ़र दें शॉपकीपर को। फिर हमने जाकर कोई चीज़ हमें पसंद आई, शॉपकीपर को ऑफ़र दी कि ये चीज़ मैं ख़रीदना चाहती हूँ, क्या आप मुझे ये देंगे। तो इस तरह की जो बात है इसे इनविटेशन टू ऑफ़र कहते हैं। इसकी एग्जांपल एक तरह से एक और ये है कि हम किसी मॉल में जाते हैं, उधर कोई बहुत सारी चिप्स हैं, आपने एक चिप्स कोई उठाई, वहाँ पे इनविटेशन टू ऑफ़र था कि जो भी आपको चिप्स लेनी है वो आप उठाकर हमारे पास आ जाए एक तरह से। तो आपने एक चिप्स कोई उठाई और आप जाते हैं काउंटर पर, आप कहते हैं कि मुझे ये चिप्स ख़रीदने की, आप मुझे ये सेल करेंगे। तो इस तरह की जो ऑफ़र दिए ना आपने, पहले तो आपको इनविटेशन मिला
एक तरह से कि डिस्प्ले के तौर पर। उसके बाद आपने वो एक चीज़ उसमें से जो भी आपको पसंद थी आपने उठाई और फिर आपने अपनी विलिंगनेस शो कराई, कहाँ जाकर, काउंटर पर जाकर, कि क्या आप मुझे ये सेल करेंगे। अब फिर वो सामने वाले पर डिपेंड करता है, वो कहे हाँ ठीक है मैं आपको ये सेल करूँगा, या वो रिजेक्ट कर दे नहीं। तो इस तरह के जो ये सिनेरियो है इसे इन्विटेशन टू ऑफर कहा जाता है। ऐसे इसमें है गवर्नमेंट टेंडर्स भी होते हैं, उसको भी यही कहा जाता है। कंपनी इनवाइस एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इस शेयर। हाँ, एक कंपनी अगर कोई एप्लीकेशन देती है पब्लिक को कि उसके शेयर्स के लिए, तो वो भी एक इनविटेशन टू ऑफर है। किस तरह एक कंपनी अपना जो कैपिटल है उसमें से कुछ कैपिटल के लिए अपना शेयर्स जो है वो इशू करती है, ठीक है। वो जनरल पब्लिक के लिए शेयर इशू करती है, उसके बाद बहुत सारे उनके पास एप्लीकेशंस आती हैं जनरल पब्लिक के लिए। जब वो शेयर इशू कर देती है, बहुत सारी उनके पास एप्लीकेशंस आती हैं, तो उसमें से वो 100 आती हैं तो उनमें से 50 सेलेक्ट कर लेती है और 50 नहीं करती। इसका मतलब एक कंपनी अपना शेयर बस जनरली इशू करती है, शेयर्स इशू करती है कि जो भी अगर लेना चाहता है वो हमें एप्लीकेशन सेंड कर दे। इसका मतलब वो इनवाइट करती है सबको ऑफ़र देने के लिए। तो जिसको भी उसके शेयर्स लेने होते हैं वो एप्लीकेशंस दे देते हैं। ऑफ़र्स, इसका मतलब एप्लीकेशंस क्या है, यहाँ पे ऑफ़र दे देते हैं कंपनी को। अब कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो तमाम ऑफ़र्स को सिलेक्ट करे, मतलब कि या फिर हाफ़ कर दे, वो उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर भी इन्विटेशन टू ऑफ़र था। इन्विटेशन टू ऑफ़र का एक लीडिंग केस ही है इसका जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1872 में मिला हमें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, जबकि उसके अगले साल ही 1873 में एक केस आया जो कि इन्विटेशन टू ऑफ़र से ही रिलेट करता है। इसको पढ़ लेते हैं ताकि हमें और क्लियर अंडरस्टूड हो जाए। इसमें ये था कि हैरिस वर्सेस निकल्सन के बीच में ये केस था। हैरिस जो है वो यहाँ पे अपीलेंट है और निकल्सन डिफेंडेंट है। इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि द डिफेंडेंट वाज एन ऑक्शनियर who had advertised in the London papers that certain brewing materials, plant and office furnitures would be sold by him by auction and अच्छा, इसमें होता यह है कि जो हैरिस है वो क्लेम करता है और जो निकल्सन है वो डिफेंड करता है। निकल्सन वो बंदा होता है जो एक ऑक्शनियर होता है और वो अपनी एक ऑक्शन जो है वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़ करता है कि वो 3 दिन के अंदर अंदर अपने डेट्स भी बता देता है कि इन 3 दिन के अंदर मैं स्पेसिफाइड 3 डेज़ बता देता है कि इसमें ऑक्शन होगी, ठीक है। निकल्सन ये न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़ कर देता है। और ऑक्शन किस चीज़ की होती है? ऑक्शन होती है ऑफिस फर्नीचर की, और 3 डेज़ वो क्या कहते हैं अपने स्पेसिफाइड कर देता है। और जो प्लेंटिफ है यहाँ पर, अब जो प्लेंटिफ है क्लेम जो करता है वो कमीशन ब्रोकर, वो एक कमीशन ब्रोकर होता है लंदन में, हु अटेंडेड द सेल ऑन द फाइनल डे ऑन विच इट हैड बीन एडवर्टाइज्ड दैट द ऑफिस फर्नीचर विच ही हैड कमीशन टू परचेज वुड बी सोल्ड। However, on that day all the lots of furniture were withdrawn by the defendant। इस केस के फैक्ट्स इस तरह से है कि एक जो अपीलेंट है या जो प्लेंटिफ है उसका नाम है हैरिस, और जो डिफेंडेंट है उसका नाम है निकल्सन। डिफेंडेंट जो होता है वो एक ऑक्शनियर होता है जो कि एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़ करता है कि वो ऑफिस फर्नीचर बेचेगा 3 दिन में, और जो लास्ट का 3 डेज़ है उसमें वो सेल कर देगा। उस दिन ऑक्शन होगी, फाइनल ऑक्शन होगी। तो जो प्लेंटिफ है वो बड़ा बिजी बंदा होता है, कमीशन ब्रोकर होता है लंदन में। वो सोचता है कि मैं लास्ट डे ही जाऊंगा और इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करूंगा। वो उधर जाता है, लेकिन जिस दिन वो लास्ट डे जाता है, जो उन्होंने स्पेसिफाइड डे होता है, उसमें जाता है, वो इतना एक्सपेंसेस करके इतनी दूर से जाता है, इतने सारे उसका टाइम वेस्ट होता है, इतना ख़र्चा होता है। लेकिन वो जिस दिन पहुंचता है, जो डे स्पेसिफाइड होता है, उस दिन ही जाकर जो निकल्सन होता है, ऑक्शनियर जो डिफेंडेंट है इस केस में, वो अपना जो ऑक्शन कर रहा होता है वो विड्रॉ कर लेता है। तो इसमें फिर वो जो प्लेंटिफ है वो ये प्लेंट फाइल कर देता है, उसे सू कर लेता है कि जब आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी, मतलब कि वो ऑफ़र थी, उसका कहना यह है कि वो ऑफ़र थी, और जब मैं उसे एक्सेप्ट करके इतनी दूर से आया तो ये एक्सेप्टेंस, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन आपने एंड टाइम पर अपनी ऑक्शन ही विड्रॉ कर ली, इसका मतलब आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसका ये कहना था, ठीक है। तो वो ये सब
सू कर लेता है कोर्ट में। इशू क्या था ये मैंने आपको बता दिया कि इशू वाज वेदर द एडवर्टीजमेंट प्लेस्ड बाय द डिफेंडेंट वाज अ लीगली बाइंडिंग ऑफर ऑफ सेल विच हैड बीन एक्सेप्टेड बाय द क्लेमेंट्स अटेंडेंस एट द ऑक्शन फॉर्मिंग अ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इशू यही था कि जो ये क्लेमेंट जिसने क्लेम किया है, जो प्लेंटिफ है, उसने ये इशू किया कि जो एडवर्टाइजमेंट आई थी न्यूज़पेपर में वो एक तरह से ऑफ़र थी, मैंने उसकी सारी कंडीशंस मानी, मैं इतनी दूर से एक्सपेंसेस करके आया और अटेंड भी की ऑक्शन, और उन्होंने जो ऑक्शनियर था हमारे दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, वो ऑफ़र थी और मैंने एक्सेप्टेंस की इस तरह से कि मैं उधर इतनी दूर से आया, मैंने उधर अटेंडेंस दी अपनी, लेकिन उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया इस तरह कि जो विड्रॉ ही कर ली, ऑक्शन की ही नहीं। फिर कोर्ट का वर्डिक्ट क्या आया? द कोर्ट हेल्ड dismissing the claimant's case that the advertisement was merely a declaration to inform potential purchasers the sale was taking place. It was not an offer to contract with anyone who might act upon it by attending the auction, nor was it a warranty that all the articles advertised would be put or sale. As such, it didn't legally bind the defendant to auction the items in question on any particular day. तो फिर वर्डिक्ट ये आता है कोर्ट का कि पहली बात तो ये कि ये ऑफ़र कोई आपको दी नहीं गई थी पर्टिकुलरली, ये कोई जनरल ऑफ़र नहीं थी, ये एक इनविटेशन था, ये एक इनविटेशन था, वो किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं था और उसमें कोई भी आ सकता था। इनविटेशन में आपको ऑफ़र नहीं दी जा रही होती, इनविटेशन में तो आपको इनवाइट किया जा रहा होता है कि आप हमारे पास आएँ और हमें ऑफ़र दें। ठीक है, ऑफ़र ऑक्शन में ऑफ़र तब दी जाती है जब बिडिंग हो रही होती है, जब लास्ट में जब हाईएस्ट पर जाकर फॉल ऑफ हैमर होता है तो तब ऑफ़र कहलाई जाती है। लेकिन अगर आप एक एडवर्टीज़मेंट आ रहा है, उसकी कंडीशन से पूरा उतर रहे हैं और ऑफ़र आप आ रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि वो ऑफ़र हो गई और मैंने इतने एक्सपेंसेस दिए और मैं अटेंडेंस भी की उस उस जगह पर, तो वो एक्सेप्टेंस हो गई, तो ये बिल्कुल गलत है। कोर्ट ने पहली बात तो ये वर्डिक्ट दी कि ये एक जनरल ऑफ़र थी नहीं, तो था ही एक इनविटेशन, वो तो आपको इनवाइट किया गया था, आपकी मर्ज़ी थी, आप आते आप नहीं आते। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर अटेंडेंस दी और एक्सपेंसेस किए आप आए तो वो ऑफ़र थी और आपने एक्सेप्टेंस की। इनविटेशन ऑफ ऑफ़र में एक्सेप्टेंस की जो है वो इंटेंशन नहीं होती। ऑफ़र में तो इंटेंशन होती है ना, ये एक पार्टी दूसरी पार्टी को इस इंटेंशन से एक अपनी विलिंगनेस शो करा रही होती है कि सामने वाला उसे एक्सेप्ट कर ले, जबकि इनविटेशन टू ऑफ़र में एक ये इंटेंशन होती नहीं। इनविटेशन टू ऑफ़र में एक पार्टी इनविटेशन देती है सामने वाले को कि वो आकर हमें ऑफ़र दे, फिर उस पर डिपेंड करता है कि वो उसे एक्सेप्टेंस दे दे या नहीं। जब एक्सेप्टेंस दे देगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे इसमें ये होता, अगर ऑक्शन हो जाती तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ऑक्शन क्यों नहीं की या बाकी में क्यों विड्रॉल कर ली, वो तो उनका अपना इशू था, वो उसकी मर्ज़ी थी ऑक्शनियर की, इसमें वो कोई बाइंडिंग नहीं था कि वो वाकई में करता जो उसने कहा था। इसलिए इसका वर्डिक्ट बस ये आया जजमेंट का। तो इससे हमें ये पता चला कि इनविटेशन टू ऑफ़र और ऑफ़र में क्या डिफरेंस है। अच्छा, एक जनरल ऑफ़र भी होती है जिसमें अक्सर लोग कहते हैं कि जनरल ऑफ़र और इनविटेशन टू ऑफ़र सेम है, क्योंकि जनरल ऑफ़र में हमने ये क्या पढ़ा था कि एक पब्लिक एट लार्ज के लिए होती है, कोई भी लोग आकर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जनरल ऑफ़र इनविटेशन टू ऑफ़र में भी ये डिफरेंस है कि इनविटेशन टू ऑफ़र में तो इनवाइट किया जा रहा है ना, कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को इनवाइट कर रही है कि आप हमारे पास आकर हमें ऑफ़र्स दें, जबकि जनरल ऑफ़र में अगर एक पार्टी ने एक ऑफ़र दी जो पब्लिक एट लार्ज है और उसमें कंडीशंस जो है वो सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। जबकि यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो इनवाइट किया जा रहा था, चाहे वो कंडीशंस पूरे करके आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, तो वो ऑफ़र देने आ रहे हैं, बल्कि वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जनरल ऑफ़र का भी एक केस है, वो देख लेते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए, इसमें डिस्टिंग्विश हो जाए कि ऑफ़र क्या है, इनविटेशन टू ऑफ़र क्या है और जनरल ऑफ़र में क्या है। जनरल ऑफ़र का केस लो है कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल का, जो 1892 में हुआ। कार्बोलिक स्मॉल बॉल एक कंपनी का नाम है और कार्लिल जो है वो उसका एक कस्टमर होता है। इसके भी कुछ फैक्ट ऐसे ही हैं, मैं इसे जल्दी से कवर करती हूँ और पढ़ नहीं रही, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसमें देख के पढ़ सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अच्छा, कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी जो है वो एक एडवर्टाइजमेंट देती। अच्छा, उस टाइम पे जिस जगह का ये केस है वहाँ पर एक डिज़ीज़ फैली हुई होती है जिसका नाम होता है इन्फ्लुएंज़ा। ठीक है, ये एक ऐसी डिज़ीज़ होती है जिसके बारे में कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी अपनी एक एडवर्टीज़मेंट में एक
वो देती है एक बॉल, एक स्मोक बॉल होती है जिसमें वो ये क्लेम करती है, ये कहती है कि इसे जो भी यूज़ करेगा उससे वो इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, जो डिज़ीज़ है वो ये कहती है, जो कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी है। और उसके साथ साथ वो ये भी कह देती है कि अगर आप लोगों को ये जो हमने निकाली है ये स्मोक बॉल, अगर ये यूज़ करने के बाद आपको फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया तो हम आपको 100 पाउंड्स देंगे, ये भी कहती है। और साथ साथ न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट जब दे रही होती है तो उसमें साथ ये भी लिखती है कि हमने जो 100 पाउंड्स आपको देने हैं अगर आपको डिज़ीज़ हो गई फिर भी, इसलिए हमने वो जो उसमें से 1000 पाउंड्स जो है वो एक बैंक में सेव भी कर दिए हैं कि अगर कोई हमारे पास ये क्लेम करके आया ये जो स्मोक बॉल यूज़ करने के बाद कि आपने तो कहा था कि आप अगर मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया तो आप मुझे 100 पाउंड्स देंगे, तो हम उसे इसमें से दे देंगे। मतलब वो इतना सेटिस्फाई कर देती है कस्टमर्स को। ये न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट लग जाता है पूरा कि स्मोक बॉल कितनी अच्छी है, हमने इसका निकाला है इलाज, जो इन्फ्लुएंज़ा फैला हुआ है कंट्री में, या आप 3 दफ़ा यूज़ करेंगे वीक में तो आपको इन्फ्लुएंज़ा नहीं होगा, और अगर फिर भी हो गया तो हम आपको 100 पाउंड्स क्लेम देंगे। और अगर इसीलिए हमने 100 पाउंड्स क्लेम देने के लिए बल्कि 1000 रुपीज़ एक बैंक में साइड में कर भी दिए हैं। वो मतलब पूरा सेटिस्फाई कर देती है अपने कस्टमर को, और ये एडवर्टीज़मेंट एक कंपनी न्यूज़पेपर पे लगा लेती है। तो यहाँ पर जो डिफेंडेंट यहाँ पर जो प्लेंटिफ है कार्लिन, वो एक कस्टमर होती है, वो न्यूज़पेपर में वो एडवर्टीज़मेंट देखती है और बिल्कुल जो जो उन्होंने चीज़ें लिखी हुई होती है किस तरह से यूज़ करनी है, कब करनी है, कैसे नहीं, वो जो स्मोक बॉल होती है वो मंगवा लेती है और वो यूज़ कर लेती है। ठीक है। वो जब believing in the accuracy of the statement made in the advertisement with respect to efficiency of the smoke ball in case of influenza, purchased and packed and used it thrice every day from mid-November 1891 until 17 Jan 1892। तो फिर वो जो एडवर्टीज़मेंट में रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी स्टेटमेंट दी हुई होती है उस पर इतना बिलीव करके उसके मुताबिक सेम वो मंगवा भी लेती है उस स्मोक बॉल को, और उसके बाद उसमें जो लिखा हुआ होता है कि हर वीक में 3 दफ़ा यूज़ करो, वो यूज़ भी कर लेती है। लेकिन उससे फिर भी थोड़े टाइम बाद इन्फ्लुएंज़ा हो जाता है। तो जब उसे इन्फ्लुएंज़ा हो जाता है कि वो, तो फिर उसके हस्बैंड thereupon her husband wrote a letter for her to the defendants stating what had happened and asking for 100 pounds as promised in the advertisement। फिर जब एडवर्टीज़मेंट में वो न्यूज़पेपर पे सारा एडवर्टीज़मेंट पढ़ती है, उसके बाद वो मंगवा के यूज़ भी कर लेती है, लेकिन उसे फिर भी इन्फ्लुएंज़ा हो जाता है, तो उसके हस्बैंड लेटर लिखते हैं कंपनी को कि आपने तो कहा था कि इन्फ्लुएंज़ा नहीं होगा यूज़ करने के बाद, लेकिन अब हो गया है, तो अब आपने कहा था ना कि हो जाए तो आप 100 पाउंड्स देंगे, वो दें। कंपनी मना कर देती है, दे रिफ्यूज़ एंड दिस एक्शन वॉज ब्रॉट इन कोर्ट बिफोर हॉकिंस डे एंड ए स्पेशल ज्यूरी। फिर जो कंपनी होती है वो मना कर देती है कि हम नहीं देंगे, तो फिर जो प्लेंटिफ होती है कार्लिन, वो सू कर लेती है उन्हें। ठीक है। Agreements were heard on both the sides and finally the verdict was given in favor of Miss Carlyle। फिर जो वर्डिक्ट आता है वो मिस कार्लिल के फेवर में आता है कि एक तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट ही था। क्यों कॉन्ट्रैक्ट था? क्योंकि जो एडवर्टीज़मेंट में कंडीशंस थी वो जनरल पब्लिक के लिए थी, जबकि डिफेंडेंट कह रहे होते हैं जनरल पब्लिक के लिए थी, हमने सिर्फ इन्हें तो नहीं कहा था मिस कार्लिल को कि वो यूज़ करें। तो कोर्ट कहता है, कोर्ट का वर्डिक्ट ये आता है कि जनरल पब्लिक के लिए थी, तो वो जनरल पब्लिक के लिए थी, इसका मतलब जनरल ऑफ़र थी। तो जनरल ऑफ़र में ये होता है कि जो भी कंडीशंस होती हैं वो अगर सामने वाला एक्सेप्ट कर ले तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। और उसके मुताबिक अगर ये देखा जाए जनरल ऑफ़र के मुताबिक, तो मिस कार्लिल ने वो जो आपने एडवर्टीज़मेंट में रिक्वायरमेंट्स दी थी, जो कंडीशंस रखी थी, उसके मुताबिक सेम वो यूज़ की है। इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट में थी आपके साथ, और आपने वो कॉन्ट्रैक्ट में थी और आपने जो कहा था वो नहीं हुआ, तो अब आपको उन्हें कंपनसेट करना पड़ेगा। तो इस तरह ये जो वर्डिक्ट होता है वो मिस कार्लिल के फेवर में जाता है और वो इस केस को विन कर लेती हैं। और इससे ये पता चलता है कि अगर एडवर्टीज़मेंट 2 तरह की होती है। एक एडवर्टीज़मेंट हमने पहले वाले केस में पढ़ी, वो एडवर्टीज़मेंट थी ऑक्शन की, जिसमें ऑक्शन में था इनविटेशन टू ऑफ़र। ऑक्शन में तो इनवाइट किया जाता है कि पार्टीज़ आती हैं बहुत सारी, अपनी अपनी बोली लगाती हैं और फिर
वो डिपेंड करता है जो ऑक्शनियर है कि वो एक्सेप्ट करे या नहीं। मतलब कि जब हाईएस्ट पे जाकर फॉल ऑफ हाइमर हो उसे ऑफ़र कहेंगे। तो एक इस तरह की होती है एडवर्टीज़मेंट जिसे हम कहते हैं इनविटेशन टू ऑफ़र थी वो। एक ये होती है जिसमें था जनरल ऑफ़र दी गई थी, एक एडवर्टीज़मेंट था, कंडीशंस थी कि आपने इसे इस तरह से यूज़ करना है, और सामने वाली पार्टी अगर सेम उन कंडीशंस पे उतर गई तो इसका मतलब आप जो थे ऑफ़र हुई और एक्सेप्टेंस भी हो गई और कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। और लेकिन अगर आपने पूरा नहीं किया तो वो जजमेंट वो क्या कहते हैं, सू कर लिया उन्होंने। सू किया तो क्या हुआ, हक पर सू किया। इट मीन्स उनकी जो केस का जो वर्डिक्ट था या जजमेंट था वो उनके फेवर में गया, जिन्होंने प्लेंटिफ थे जो। इससे हमें ये सब डिफरेंस पता चला कि हमने पहले पढ़ा ऑफ़र क्या होती है। ऑफ़र एक सिंपली ऑफ़र होती है जिसमें इंटेंशन होती है सामने वाले का हमें एसेंट लेने की, मतलब एक्सेप्टेंस लेने की, तो उसे ऑफ़र कहेंगे। उसमें ये इंटेंशन होती है। इनविटेशन टू ऑफ़र में इंटेंशन नहीं होती। इनविटेशन टू ऑफ़र में ये इंटेंशन होती है कि हम सामने वाले को ऑफ़र देने का कहेंगे। तो जब सामने वाला ऑफ़र दे रहा होता है उसकी इंटेंशन हाँ होती है, जब हम एक्सेप्ट कर लें तो फिर वो ऑफ़र बनती है। ये पढ़ा। और जनरल ऑफ़र में तो फिर डुप्लीकेट लार्ज होती है। अगर कुछ कंडीशंस हैं, अगर सामने वाला बिल्कुल उस पर उतर रहा है, इसका मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा। और आज इसके हमने केस पढ़े कि हैरिस वर्सेस निकर्सन का जो था इनविटेशन टू ऑफ़र पर डिपेंड, और कार्डिक वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी का जो था जनरल ऑफ़र पर। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। जज़ाकमुल्लाहु खैरा।